आइए आज के इस वीडियो में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का। ये साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और वैसे भी आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। आप सभी लोगों के इस तरह के पॉजिटिव कमेंट को देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए आप सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। आप सभी लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा है कि मैम जितना भी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा कंप्लीट करा दीजिए। हम लोग सारा का सारा टॉपिक कवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह के आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट लेवल को देख कर ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन जगा कि जी हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की। तो जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हो सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। इसका चीड़-फाड़ होने वाला है, इट मीन्स एनालिसिस होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग चीड़-फाड़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके इर्द गिर्द की बातों को जानेंगे, ताकि किसी भी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे ना तो आप लोग उसको छोड़ कर नहीं आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहला तो आप लोग की तैयारी की जाँच हो जाती है कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, यानी कि बीएसएससी ने जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके इर्द गिर्द के पॉइंट को आप लोग कवर करते चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोग की बेवकूफ़ी कहलाएगी। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं और जितना भी कराया जा रहा है ये आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेहद समझदार है, समझते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में है लिग्नाइट, बी में है कोक, सी में है बिटुमिनस और डी में है पीट। आप लोग अपने हिसाब से बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोयला का 4 प्रकार होता है, आप लोग जानते होंगे। पहला है बिटुमिनस, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, बिटुमिनस। कोयला का पहला प्रकार है बिटुमिनस। दूसरा टाइप है लिग्नाइट, ठीक है। तीसरा है एंथ्रासाइट, और चौथा जो है ना उसका नाम है पीट। तो ये कोयला का 4 प्रकार है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। वो ट्रिक है कि बिट्टू ईट को पीट। क्या है ट्रिक? बिट्टू ईट को पीट, ये है ट्रिक, समझे। अब इस ट्रिक से आप लोग कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है बिट्टू ईट को पीट। बिट्टू से हो जाएगा बिटुमिनस, ईट से हो जाएगा लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, क्योंकि देखिए लास्ट में ईट है, लिग्नाइट के लास्ट में ईट, एंथ्रासाइट के लास्ट में ईट। तो ईट से हो जाएगा लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, को से कुछ नहीं, पीट से हो जाएगा डायरेक्ट पीट ही, यानी कि पीट से तो डायरेक्ट पीट ही याद हो जाएगा। तो बिट्टू ईट को पीट, इससे आप लोग कोयला के 4 प्रकार का नाम याद रख सकते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और सबसे इन 4 कोयला का जो प्रकार है, इसमें जो सबसे खराब कोयला होता है ना, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला, वो होता है पीट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है जिंक ऑक्साइड, बी में है सिल्वर क्लोराइड, सी में है सिल्वर ब्रोमाइड और डी में है सिल्वर आयोडाइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल, ठीक है, एक तो नेचुरल बारिश होता है तो वो तो अलग बात है, यहाँ पर कृत्रिम की बात की जा रही है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड कि सिल्वर क्लोराइड कि सिल्वर ब्रोमाइड? सिल्वर ब्रोमाइड का तो यूज़ किया जाता है दर्पण के पीछे लेप चढ़ाने के लिए। दर्पण सबसे पहले तो कांच होता है, उसको दर्पण यानी कि मिरर बनाने के लिए पीछे लेप चढ़ाया जाता है, पीछे पेंट किया जाता है। तो जो पीछे लेप चढ़ाया जाता है ना, कलई किया जाता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही कलई किया जाता है। आप लोग जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हैं ना, जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं, उसके पीछे जो पेंट हुआ रहता है वो किस चीज़ का पेंट हुआ रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट हुआ रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कृत्रिम वर्षा कराने में यूज़ होता है सिल्वर आयोडाइड का, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ AgI,
सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है वही दर्पण के पीछे परत चढ़ाने के लिए यानी कि कलई करने के लिए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, इसका यूज़ होता है चुनाव यानी कि जो हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं ना, तो वो लोग जो उंगली पर स्याही लगाते हैं, तो उसी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है यानी कि AgNO3। आप लोग तो वोट देने के लिए गए ही होंगे, आप लोगों के उंगली पर भी वो स्याही लगा होगा जिससे पता चलता है कि हाँ हम वोट दे दिए हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वोट देकर आते हैं और वो उंगली पर जो स्याही लगा होता है उसको इस तरह दिखा कर तरह तरह के पोज के साथ जो है ना फ़ोटो खिंचवा कर स्टेटस पर, फेसबुक पर छोड़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या फ़ायदा इससे। तो कोई बात नहीं है। जब मैं वोट देने के लिए गई थी तो ये नहीं कि थोड़ा सा स्याही लगाएं, तो वो इतना लंबा स्याही लगाया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह खींच दिया था और आकर घर पर छुटा रही थी, छूट ही नहीं रहा था वो। उसी तरह मुझे वीडियो शूट करना पड़ा, आप लोगों को मतलब वीडियो में दिखा भी होगा, उसी तरह मुझे पढ़ाना पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ही लंबा खींच दिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है चुनाव की स्याही बनाने में। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड हो गया कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तीसरा जो सवाल है वो है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको तो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 46% जो होता है ना, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। और यूरिया का यूज़ कहाँ होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चौथा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, बी में है तरंग ऊर्जा के लिए, सी में दृष्ट धारा के लिए और डी में सामान्य धारा के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ट्रांसफर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पर। और ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरा जाता है, तो याद रखिएगा नेफ्था ऑयल भरा जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में तो जानकारी रखना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है BSSC द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है रिक्टर स्केल, बी में है वेव मीटर, सी में है रडार और डी में है टेलीमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर यंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ देगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, जल का घनत्व मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ज़रा मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ लिख कर, जल की शुद्धता, जल की घनत्व की माप के लिए जो यंत्र का यूज़ किया जाता है ना, वो होता है हाइड्रोमीटर। याद रखना कितना आसान है, रुकिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले लिख लेने दीजिए। जल की घनत्व की माप के लिए जो यंत्र का यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोमीटर। उसके बाद से दूध की शुद्धता या फिर घनत्व मापने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है लैक्टोमीटर। और उसके अलावा और भी मैं लिख दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं लिख दी हूँ यहाँ पर। अब ये सभी मापक यंत्र को आप लोग कैसे याद रखेंगे, इसको चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है रिक्टर स्केल। इसका आंसर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। इसको अगर ऑप्शन में रिक्टर स्केल दिया है तो इसको धीरे से टिक कर दीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन में रिक्टर स्केल ना दे, सिस्मोग्राफ दे, तो आप लोग को सिस्मोग्राफ टिक करना है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है वो है सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। मतलब कि ऑप्शन में अगर रिक्टर स्केल देगा तो इसको धीरे से टिक कर दीजिएगा, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, जो भी दे उसको धीरे से टिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। जल का घनत्व मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है वो है हाइड्रोमीटर। अब कैसे याद रखेंगे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। जल को हाइड्रो कहा जाता है, इसी से आप लोग याद आ जाना चाहिए कि हाँ हाइड्रोमीटर, जल का घनत्व की माप के लिए मापक यंत्र हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है। उसी तरीके से दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। आप लोग जानते हैं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक से लैक्टोमीटर याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़। हृदय की धड़कन मापने के लिए आप लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इस टाइप का होता है, डॉक्टर लिया रहता है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसी को ले जाकर हार्ट के पास लगाता है और हृदय की धड़कन का आवाज़ सुनता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन का आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
और सोने की शुद्धता, जो गोल्ड होता है उसकी शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर, 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, तो कैरेट ये शुद्धता को बताता है। तो इसी वजह से कैरेट से आप लोगों को याद आना चाहिए कि हाँ कैरेट मीटर, सोने की शुद्धता के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो कैरेट मीटर। उसी तरीके से रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति पता करने के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं। रडार, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर है उसकी स्थिति पता करने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है। और समुद्र की गहराई में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हमें जो है ना जिस यंत्र का यूज़ करना चाहिए वो है सोनार। याद रखिएगा, उसको कहते हैं सोनार। यानी कि समुद्र के भीतर, समुद्र की गहराई में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो छठा क्वेश्चन है वो है बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसको याद रखने का आप लोगों को ट्रिक पता ही होगा। विबग्योर, विबग्योर यानी कि वी से वायलेट यानी कि बैंगनी, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेड कलर यानी कि लाल कलर का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वायलेट यानी कि बैंगनी कलर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है तो सबसे कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे अधिक विचलन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा विचलन वो होता है बैंगनी कलर का। मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी कलर का होता है लेकिन सबसे अधिक विचलन कोड इसी का होता है। और वहीं पर देखिए रेड कलर का, इसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ, दूर से ही हमें रेड कलर दिखाई दे देता है। तो इसी वजह से तो रेड कलर को खतरे के संकेत में यूज़ किया जाता है। दूर से ही लाल कलर हमें दिख जाता है, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसी वजह से। और लेकिन अगर बात की जाए, रेड का वेवलेंथ तो ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, लेकिन इसका जो विचलन कोण है वो कम है, ये भी याद रखना है। तो आई होप आप लोग को आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है वो समझ में आया है। अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। आप लोग फटाफट लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए आज के इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप लोग तो एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को दबा कर शेयर करें। आप लोग को पता है पिछले बैच के जो डीएलएड वाले स्टूडेंट थे, क्या ज़बरदस्त उनका एक्साइटमेंट लेवल था। मतलब कि जब भी वीडियो अपलोड होता था तुरंत देखते थे और दबा कर लाइक शेयर किया करते थे, ज़बरदस्त व्यूज़ आता था। तो एक तरह से मोटिवेशन भी मिलता था उन लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और जितने भी सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है ना, लगभग स्टूडेंट का ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके दबा कर लाइक शेयर करें और दबा कर पढ़ाई भी करें। ज़बरदस्त अंदाज में, धुआंधार अंदाज में आप लोग को पढ़ाई करना है और आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई जा रहा है, इसको लगाते रहना है। बिल्कुल भी एक भी टॉपिक आप लोग को छोड़ना नहीं है और बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम तोड़ फोड़ कर रख देना है। ठीक है, इसको एकदम क्रैक कर लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।